हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 23 मई से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल @चैंपियंस ऑफ जीए भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा रखी है। इस पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसमें आप रिवीजन के तौर पर पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम 23 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सबसे पहले हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं 22 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का। उसके बाद मैं आपको 23 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो पढ़ाऊंगा। तो कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, लता मंगेशकर ने इनमें से कौन सा गाना आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए गाया है? तो ये जयतु भारतम नाम का एक गाना अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्पित किया गया है। भारत के जितने भी सिंगर हैं उन सभी ने मिलकर इस गाने को गाया है। तो इसी गाने में लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी है, जयतु भारतम। इसको प्रसून जोशी के द्वारा लिखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने कोविड-19 मरीजों के लिए रेल बोट रोबोट जो है वो विकसित किया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा अभी हाल ही में जितने भी रेलवे के हॉस्पिटल्स है, कैंटीन वगैरह है, ठीक है, उनमें सुरक्षा की दृष्टि से रेल बोट रोबोट जो है विकसित किया गया है। तो ये दक्षिण मध्य रेलवे ने इस रेल बोट रोबोट की भी हाल ही में शुरुआत की है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर बता देता हूँ मैं आपको, ये सिकंदराबाद में है और इसके भी वर्तमान में महानिदेशक है गजानन माल्या, ये भी आप याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई बुक संस्करण का विमोचन किया गया है। इसके लेखक इनमें से कौन है? तो ये रस्किन बॉन्ड का बुक है, ये याद रखिएगा। इसका हालांकि अभी इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया गया है, इसको हार्ड कॉपी में अभी विमोचित नहीं किया गया है। तो रस्किन बॉन्ड के समय की इसमें जितनी भी यात्रा है उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो ये रस्किन बॉन्ड का जो 86वां जन्मदिन था उस पर इस ई बुक संस्करण का विमोचन किया गया है और इसका जो चित्रण किया गया है वो सम्राट हल्दर ने किया है, ठीक है। तो ये भी आप इसमें याद रखिएगा। इस किताब का नाम है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, किस देश के प्राइम मिनिस्टर थॉमस थोबेन ने अपने पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो ये लेसोथो के प्राइम मिनिस्टर थे, इनके ऊपर इनकी पत्नी की हत्या का आरोप लगा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में लेसोथो के देश के अंदर काफ़ी अभी राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और अब वहाँ पर लेसोथो के अंदर जो प्रधानमंत्री पद का जो पद संभालेंगे उनका नाम भी आप याद रखिएगा, वो है मोएकेत्सी मजेरो। मोएकेत्सी मजेरो, ये भी आप याद रखिएगा। ये अब नए प्राइम मिनिस्टर होंगे लेसोथो के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, चीन ने किस संगठन को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद देने की अभी हाल ही में घोषणा की है? तो चीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान करेगा। मैं बता दूं आपको, WHO ने भी फंडिंग की थी चीन को लगभग 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की, जब कोविड-19 की महामारी से चीन जूझ रहा था। तो अब चीन ने पुनः WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है सहायता राशि देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, गेट सेट गो किस राज्य का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिस पर सेट और नीट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी छात्रों को कराई जाती है? तो अभी लॉकडाउन के कारण बहुत सारे जो शिक्षण संस्थान है और कोचिंग संस्थान है वो बंद है। तो कर्नाटक राज्य का है ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है गेट सेट गो। इस पर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, नीट सेट फॉर एग्जांपल, तो इनकी तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के मरीजों की जांच करने के लिए हाल ही में कौन सी मशीन को भी लॉन्च किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी कोविड-19 की रोकथाम के लिए कोवास 6800 एक मशीन को लॉन्च किया है जो कोविड-19 के पेशेंट की जांच करेगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के पद पर अभी भारत से किसे नियुक्त किया गया है? तो काफ़ी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण नियुक्ति है ये और भारत के लिए गर्व की बात है कि जो भारत के जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है अभी केंद्र सरकार में, डॉक्टर हर्षवर्धन, तो इनको भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है। और इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 34 सदस्य होते हैं जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 था हमारा, कोविड-19 की वजह से खुद की अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला दुनिया का पहला विकसित देश इनमें से कौन सा बन गया था? तो ये जापान है। जापान के अंदर कोविड-19 की वजह से
उसकी अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचा। ठीक है, तो ये दुनिया का पहला ऐसा विकसित देश बन गया है जो कोविड-19 के कारण अपनी ही अर्थव्यवस्था के कारण मंदी में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, किस भारतीय वाइस एडमिरल को अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 से नवाजा गया है? तो ये विनय बधवार, नाम याद रखिएगा, विनय बधवार। इनको अभी हाल ही में भारतीय वाइस एडमिरल है ये, और इनको अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 से नवाजा गया है, याद रखिएगा। ये रक्षा का हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डिफेंस से रिलेटेड। तो ये तो हमारे 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए। अब कल मैंने आपसे स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, उसको भी हम रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो जो हमारे भारत के अंदर संसदीय प्रणाली चलती है, इसको हमने अपनाया है इंग्लैंड से, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा संघीय व्यवस्था भी हमने कनाडा से अपनाई है, और मौलिक अधिकार को जो हमने अमेरिका से अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 12 इसी से संबंधित है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से ग्रहण किया गया है? तो मौलिक अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका से। ठीक है, तो ये था हमारा 22 मई के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का रिवीजन वाला पोर्शन। अब कल की क्विज की बात कर लेते हैं हम। कल मैंने आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल बुनाई को भी हाल ही में जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर है तेलंगाना। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जीआई टैग से संबंधित। अभी मैं आपको थोड़ा इसमें और बता दूं, मणिपुर का एक ब्लैक चावल है, उसे भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, और गोरखपुर का जो टेराकोटा है उसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, और तमिलनाडु की एक प्रसिद्ध मिठाई है जिसका नाम है कदलाई मिठाई, ये मूंगफली और गुड़ से बनाई जाती है ये मिठाई, इसको भी अभी जीआई टैग मिला है। और कश्मीरी केसर, इसको भी अभी जो है जम्मू कश्मीर में उत्पन्न होती है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और तेलिया रुमाल, ये तेलंगाना का एक प्रसिद्ध रुमाल है, इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था तेलंगाना। आज भी वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। अब डेली में जो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर जो है कमेंट्स करते हैं उनके भी नाम में हमेशा की तरह इस वीडियो में भी अनाउंस करूंगा। तो आज का जो क्वेश्चन था इसका सही जवाब 3 स्टूडेंट्स ने दिया है। एक राकेश डांगी, ये हमेशा कमेंट्स करते हैं और सही आंसर देते हैं। संदीप राठौर ने भी इसका आंसर सही किया है, और मोनम भदौरिया, इन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई। आज भी वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके उसका आंसर आप बताइएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम आज यानी कि 23 मई के करंट अफेयर्स का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? भारत में आतंकवादी विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 मई को, 22 मई को, 21 मई को या फिर 19 मई को? तो फ्रेंड्स, आतंकवादी विरोधी दिवस जो है हम हर साल 21 मई को मनाते हैं। तो 21 मई को क्यों मनाया जाता है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी हत्या कर दी गई थी 21 मई 1991 यानी कि 1991 को। तमिलनाडु के श्री पोरबंदूर में 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री जो थे हमारे राजीव गांधी, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उन्हीं की याद में हम हर साल 21 मई को जो है वो आतंकवादी विरोधी दिवस मनाते हैं। ठीक है, और हर साल इस दिवस पर युवाओं सहित समाज के जितने भी अन्य वर्ग हैं उनको आतंकवाद विरोधी की जो है वो शपथ इसमें दिलाई जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। भारत के अंदर आतंकवादी विरोधी दिवस हम मनाते हैं 21 मई को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मेजर जनरल कश्मीरी लाल रतन का भी हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किस युद्ध के लिए महावीर चक्र जो है वो प्रदान किया गया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स से। तो ये जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, इस युद्ध में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी टीम के लिए और खुद भी इन्होंने निभाई थी। तो इस युद्ध के लिए इन्हें महावीर चक्र प्रदान किया गया था, और हाल ही में इनका भी जो देहांत हो गया है, इनका नाम था कश्मीरी लाल रतन, ये याद रखिएगा आप। थोड़ा सा इसमें मैं डिटेल बता देता हूँ आपको। 1971 की जो जंग लड़ी गई थी ईस्ट पाकिस्तान से लेकर सैकड़ों किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के ये पुंछ में ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो भारत की तरफ से 150 जवान इसमें शामिल हुए थे, और पाकिस्तान के लगभग 5000 से ज़्यादा सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया था। लेकिन भारत के जो 150 जाबाज थे वो पाकिस्तान के 5000 लोगों पे काफ़ी भारी पड़े थे। और उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल रहे थे ये कश्मीरी लाल रतन, इन्होंने इस पूरे युद्ध की भारत की तरफ से अगुवाई करी थी। तो पुंछ की इस जंग के लिए ही उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया था, और इसमें 6 सिख बटालियन थी, जिसमें से कश्मीरी लाल जो थे उन्होंने इस बटालियन को जो लीड किया था। और उस बटालियन को एक महावीर चक्र के अलावा 5 वीर चक्र और साथ ही बैटल ऑनर डिफेंस ऑफ पुंछ 1971 पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ये, याद रखिएगा इनका नाम आप। ठीक है,
एक बार पुनः इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ आपको। मेजर जनरल कश्मीरी लाल रतन का भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें किस युद्ध के लिए महावीर चक्र दिया गया था? तो ये 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके लिए इन्हें महावीर चक्र दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा ये भी आप करेक्ट आंसर है, ये भी आप याद रख लेना, भारत चीन युद्ध कब हुआ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है आपसे। तो 1962 के अंदर भारत और चीन का युद्ध हुआ था। इसके अलावा एक युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में हो चुका है 1965 में, ये भी आप याद रखिएगा। और कारगिल युद्ध भी पूछा जाता है, ये 1999 में हुआ था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। इस युद्ध के लिए महावीर चक्र मिला था कश्मीरी लाल रतन को, और इनका भी हाल ही में देहांत भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 की वजह से दुनिया में कितने करोड़ लोगों के बेहद गरीब होने का जो अनुमान लगाया है? तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अभी जो कोविड-19 की महामारी पूरे विश्व में चल रही है और भारत भी काफ़ी आर्थिक स्थिति से इसी कोविड-19 महामारी के कारण जूझ रहा है। तो ऐसी स्थिति में वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 की वजह से दुनिया में 6 करोड़ लोग जो ये काफ़ी बहुत गरीब हैं, इसका अनुमान अभी हाल ही में लगाया है। इसमें थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जो हैं अभी डेविड मालपास, उन्होंने 19 मई 2020 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है कि कोविड-19 की वजह से विकासशील देशों को जो काफ़ी दिक्कतें आ रही है, यानी कि वो आर्थिक स्थिति से काफ़ी जूझ रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया के 100 विकासशील देशों की आर्थिक मदद के लिए जो कभी अभियान भी चला रहा है, और इसके तहत 15 महीनों में जितने भी 100 विकासशील देश है उनको $160 बिलियन लगभग 11,08,000 करोड़ रुपए की इसमें सहायता दी जाएगी। और मैं बता दूं, ये जो 100 विकासशील देश है इसमें पूरी दुनिया का लगभग 70% आबादी निवास करती है। और बैंकों का अनुमान यह भी है कि इस साल दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें ओवरऑल 5% की कमी भी आएगी। इसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी भविष्यवाणी की है कि ब्रिटेन 300 वर्षों में अपनी सबसे खराब मंदी के दौर से गुजर रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कोविड-19 की वजह से दुनिया में कितने करोड़ लोगों के बेहद गरीब होने का अनुमान लगाया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 करोड़। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कार्मेन रेनहार्ट किस समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री अभी वर्तमान में बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है ये। तो कार्मेन रेनहार्ट ये विश्व बैंक समूह के भी नई मुख्य अर्थशास्त्री अभी वर्तमान में बनी है। कार्मेन रेनहार्ट, विश्व बैंक जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। इसमें थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं, यह किसका स्थान लेगी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह पेनेलोपी गोल्डबर्ग इनका स्थान लेगी। और अभी वर्तमान में यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो है प्रोफेसर है, और उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किंग जुआन कार्लोस पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा इन्हें एडम स्मिथ पुरस्कार भी मिल चुका है, और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी। इस किताब का नाम है दिस टाइम इज़ डिफरेंट एट सेंचुरीज़। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये किताब 2009 में पब्लिश हुई थी। एक बार फिर से इस क्वेश्चन का नाम, इस किताब का नाम मैं बता देता हूँ आपको। दिस टाइम इज़ डिफरेंट एट सेंचुरीज और फाइनेंशियली फॉली, ये 2009 में जो है प्रकाशित की गई थी, और उन्होंने ये किताब केनेथ रोगोफ के साथ मिलकर के लिखी थी। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कार्मेन रेनहार्ट किस समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री अभी वर्तमान में बनी है? तो ये विश्व बैंक की बनी है। ठीक है, और इनकी किताब भी है, इसका नाम है दिस टाइम इज़ डिफरेंट एट सेंचुरीज ऑफ फाइनेंशियली फॉली। ये 2009 में प्रकाशित हुई थी, और अभी वर्तमान में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, लेकिन अब ये वर्ल्ड बैंक जिसको हम विश्व बैंक के नाम से जानते हैं उसमें नई मुख्य अर्थशास्त्री होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जिसको हम वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ये हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो ये हम हर साल मनाते हैं 22 मई को। ठीक है, इस क्वेश्चन का 4th वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम हर साल 22 मई को मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाने का मतलब यही है कि अभी प्रकृति के साथ काफ़ी छेड़छाड़ मनुष्य ने जो स्टार्ट कर दी है, इसी के कारण कभी महामारी है तो कभी बाढ़ वगैरह की गुंजाइश जो है पूरे देश में और भारत में कभी कभी बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें और प्राकृतिक स्रोतों का काफ़ी अच्छे से जो है दोहन करें और वृक्ष लगाएं और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हम प्रकृति के साथ करें, यानी कि हम प्रकृति में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं करें। इसीलिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, ये हम मनाते हैं 22 मई को। थोड़ा सा इसमें मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है, इसमें इस
दिन को कई स्कूलों में, कई कॉलेजों में और कई प्रतियोगिताओं के माध्यम से मतलब छात्रों को और जितनी भी जनता वगैरह होती है उसको प्रकृति के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो जानकारी दी जाती है। और इस दिन जो है वो पेंटिंग की कॉम्पिटिशन्स जो है वो आयोजित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता जो है वो बच्चों में और लोगों में फैले कि वो किस प्रकार प्रकृति का जो है वो संरक्षण करें। तो ये भी आप इसमें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, भारतीय और चीनी आर्मी के बीच लद्दाख के अंदर किस झील यानी कि लेक में जो अभी झड़प हुई थी। इसके अलावा एक नाकुला दर्रा के पास पे भी अभी भारतीय और चीन आर्मी के बीच में अभी एक मुठभेड़ हो चुकी है। तो ये सेकंड मुठभेड़ है जो भारत और चीन के जो आर्मी वाले जवान हैं, तो ये लद्दाख के अंदर किस झील में झड़प अभी हाल ही में हुई है। तो ये पेगॉक्सो एक झील है लद्दाख के अंदर, यहाँ पर भारतीय और चीनी आर्मी के बीच में अभी हाल ही में झड़प हो गई है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड का अभी अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है, यानी कि किसे नियुक्त किया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनाया गया है अभी गोविंदा राजुलू चिंटाला, ये अब नए अध्यक्ष होंगे नाबार्ड के। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और अभी ये जो चिंटाला है ये वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत है और जुलाई 2022 में अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पर पद पर ये बने रहेंगे। ठीक है, और वर्तमान में नाबार्ड के जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला, यानी कि किसका स्थान लेंगे, ये लेंगे डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोविंदा राजुलू चिंटाला ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में केंद्र सरकार ने इनके नाम की मंजूरी दे दी है। ठीक है, और ये किसका स्थान लेंगे, ये लेंगे डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला का। नाबार्ड का नाम भी आप याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ये जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन वगैरह का काम है ये नाबार्ड देखता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, इंटरनेशनल टी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। तो ये हर साल मनाया जाता है 21 मई को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टी डे ये हम मनाते हैं 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये कब से मनाया जाने लगा है, ये सबसे पहली बार 15 दिसंबर 2005 को मनाया गया था इंडिया में। उसके बाद से हर साल जो है वो 21 मई को मनाया जाने लगा, यानी कि पहली बार भारत में 2005 में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में चाय के महत्व को देखते हुए इस दिन को जो है वो चाय दिवस के रूप में घोषित किया है। और संयुक्त राष्ट्र ने चाय के औषधि गुणों का भी काफ़ी महत्व बताया है और इसी के कारण उसको जो है मान्यता दी है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, ये भी आप याद रखिएगा, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन कहाँ होता है, चीन में, और दूसरे नंबर पर कहाँ होता है, भारत में। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जिसको हम बोलते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने किन 2 पावर लिफ्टर्स को निलंबित अभी हाल ही में कर दिया है। तो एक तो सविता कुमारी है और अंकित सिसोदिया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बी और सी, यानी कि सेकंड वाला और थर्ड वाला। इन दोनों जो है पावर लिफ्टर्स यानी कि वेट लिफ्टर्स है, इन दोनों को भी हाल ही में ड्रग्स लेने के कारण जो है वो निलंबित कर दिया है। मैं आपको बता दूं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और एक वाडा का नाम सुना होगा आपने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो ये जितने भी एथलेटिक्स वगैरह होते हैं जिसमें पावर लिफ्टर्स भी शामिल है, तो इन सब का किसी भी प्रतियोगिता में अगर कोई खिलाड़ी भाग लेता है तो इन भाग लेने से पहले इन खिलाड़ियों का ब्लड टेस्ट किया जाता है और उसमें यह जांचा जाता है कि इन्होंने कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल तो नहीं किया है। तो अगर ड्रग्स का इस्तेमाल अगर ये करते हैं तो उसमें इनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में इन्हें कुछ साल के लिए जो है बैन या निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, तो सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया इन दोनों को अभी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि जो भारत की जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उन्होंने इस पर बैन लगा दिया है। ठीक है, और इसके अलावा मैं बता दूं आपको, वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने अभी जो भारत की एक लंबी दूरी की धाविका थी झुमा खातून, उनके ऊपर भी बैन लगा दिया है क्योंकि उन्होंने भी ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जो है हर साल मनाया जाता है 20 मई को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ये पूरे भारत में और पूरे विश्व में 20 मई के दिन मनाया जाता है। कुछ डिटेल इसमें हम देख लेते हैं। मेट्रोलॉजी जो है ये भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की एक ऐसी शाखा है जिसमें माप यानी कि जो हम वेट वगैरह करते हैं उसके बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। मैं बता दूं आपको, सबसे पहले किलोग्राम को जो है हम प्लेटिनम से बने सिलेंडर के अंदर मापते थे, लेकिन 1875 यानी कि 20 मई 1875 को
17 देशों ने एक विश्वव्यापी माप प्रणाली को मान्यता देने के लिए एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे मीटर कन्वेंशन के नाम से हम जानते हैं। तभी से हर साल जो हम 20 मई के दिन जो है वो हर साल वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाते हैं। और इस साल विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का जो विषय है वह है वैश्विक व्यापार के लिए मापन, यानी कि मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड, ये आप याद रखिएगा। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, जो कि फ्रांस के अंदर है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी की स्थापना फ्रेंड्स 1955 में की गई थी, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1955 में बना था। तो हर साल जो है हम 20 मई, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला सही होगा, 20 मई के दिन हम हर साल वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाते हैं। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित जो है वो प्रावधान किए गए हैं? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या फिर भाग 9 में? तो भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 9 है, यानी कि हमारा भारतीय संविधान में 22 भाग है, तो उसमें भाग नंबर 9 जो है उसमें हम पंचायती राज से संबंधित प्रावधान को हम पढ़ते हैं। और जो 73वां संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत जो है पंचायती राज को शामिल किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पंचायती राज प्रणाली जो है वो किस पर आधारित है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंड्स सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, यानी कि इसमें स्थानीय स्तर की जो जनता होती है उसको लोकतंत्र के अंदर ज़्यादा भाग देने के लिए, उसके मतलब जनतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जो है पंचायती राज प्रणाली आधारित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन होगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 23 मई के करंट अफेयर्स और स्टडी जीके के क्वेश्चन। अब बारी आती क्विज की। आज सभी स्टूडेंट से मेरा क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ईरान, इजराइल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान? एक बार पुनः क्वेश्चन को दोहरा देता हूं मैं, बेंजामिन नेतन्याहू लगातार 5वीं बार किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ईरान के, इजराइल के, पाकिस्तान के या फिर अफगानिस्तान के? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सही देगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो जो मेरा कल वीडियो आएगा उसमें मैं उनका नाम अनाउंस भी करूँगा। और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और घर पर रहिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।